आज बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। वाई? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है ना जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे फिजिक्स के इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनालिसिस आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एसएससी में, बैंकिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के, है ना। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, देखो। अगर आप देखोगे ना, जैसे कि हम पैराबोला पढ़ते हैं, पैराबोला में क्या पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जिन्होंने पढ़ लिया उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पैराबोला का। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली दो वेरिएबल में बना हुआ एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल मेरा सिंगल पावर्ड है और दूसरा वेरिएबल में 2 पावर है। जैसे कि इसमें y का 2 पावर है, x का सिंगल पावर है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हम इन जनरल फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो y की वैल्यू अगर x का 2 पावर में कोई मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, इसके अलावा सिंगल पावर भी हो सकता है, नो पावर भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट है कि मैक्सिमम पावर अगर x का 2 है इक्वेशन में, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यही फॉर्मूला अगर आप देखोगे, यही फॉर्मेट अगर आप देखोगे, हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट होगा, इनिशियल स्पीड इन जनरल कांस्टेंट होती है। दो वेरिएबल s और t में देखा जाए तो s मेरा सिंगल पावर्ड है, t मेरा डबल पावर्ड है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनालिसिस अगर आपके फिंगर टिप पे नहीं है, तो जब इसका ग्राफ बनेगा ना बेटा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे ग्राफ बन कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 पार्ट मतलब सारा का सारा आज ही पढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद उसकी ग्राफिकल एनालिसिस, और उसके बाद उसके रूट के साथ कैसे एग्जामिनर्स खेलते हैं, है ना। रूट्स के ऊपर हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना ज्यादा इजी भी होता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। देखो, सबसे पहले आते हैं इक्वेशन और इनइक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सबसे पहले इक्वेशन इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली जब हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि इक्वालिटी वाला साइन आ गया तो इक्वेशन हो गया, और इक्वालिटी वाला साइन ना आकर कोई और साइन आ गया, जैसे कि मैं एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देता हूं, तो ये मेरा इक्वेशन है। लेकिन इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर देन लगा दूं, लेस देन लगा दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूं, लेस देन इक्वल टू लगा दूं, इन चारों में से कोई भी एक साइन लगा दूंगा तो ये मेरा इन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, जब मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो एकदम डिस्क्रीट वैल्यू निकल कर आती है, और जब मैं इक्वल टू 0 नहीं करता हूं, ग्रेटर देन लेस देन ये करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज हमको दे रहा होता है, यानी कि x की एक पार्टिकुलर रेंज है जिसके लिए ग्रेटर देन 0 होगा, x की पार्टिकुलर रेंज के लिए लेस देन 0 होगा, तो हम उस समय जो है रेंज की बात कर रहे होते हैं। यहां पे हम डिस्क्रीट वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन में हम इसका इक्वालिटी का साइन हमेशा यूज होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब मैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलता हूं, ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे है, यानी कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू निकालोगे, यानी कि x y का सेट बनता जाएगा, और x y का सेट बनने का मतलब है एक ग्राफ बन जाएगा, है ना। ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब पॉइंट है कि एक ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू को 0 कर देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो ग्राफ पढ़ते हैं ना बेटा, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता। इक्वेशन में इसके 2 पॉइंट सिर्फ छिपे होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 पॉइंट निकलेंगे जिसपे ये इक्वल टू 0 हो रहा होगा। इन दोनों पॉइंट को, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, इन दोनों पॉइंट को हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। तो इक्वेशन का रूट होता है, फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है, लेकिन हम इसको इतना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, हम भी ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन जो सही टर्मिनोलॉजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट की बात है ना, अल्फा और बीटा। और जब हम उसको फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, तो उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन में ये डिफरेंस है।
ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसी को जब मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यूज मिलते हैं, कई बार दो वैल्यूज मिलते हैं, कई बार दो वैल्यूज नहीं मिलते हैं। नहीं मिलने का किस मतलब ये होता है बेसिकली कि उसके इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो रूट्स होते हैं उनको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो क्या और मल्टीपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेजरली। पहला तो ये होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड, अगर फैक्टर हो जाए, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें 5 को ऐसे ब्रेक करना होता है कि 6 इंटू 1 के कंपोनेंट्स बन जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो गया। लेकिन माइनस 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। x की वैल्यू कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आएगा, माइनस 2 की वैल्यू कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 की वैल्यू कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो गया, इक्वल टू 0। और यहां से x माइनस 3 x माइनस 2 यानी कि x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, x माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, x माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0 करेंगे। इन दोनों में से एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो कोई एक 0 हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि 3 और 2 इसके रूट्स हुए। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये दो वैल्यूज हैं जो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसको हम रूट बोलते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये हमेशा काम नहीं करता है। जैसे कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस मैं 24 डाल दूं, तो अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से 4x को 24 में ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 3 जा 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा। किसी भी तरह से 4 को मैं ब्रेक, 4 के गैप में मैं 24 का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, मतलब 4 का वो मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं कि 24 हो जाए। इन दैट केस अल्फा बीटा को निकालने की जो डायरेक्ट मेथड होता है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र भी बोलते हैं, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ये ब्रह्मास्त्र चला दो, सीधा सीधा ये पॉकेट से निकालो, ब्रह्मास्त्र चला दो। देखो इसमें जैसे मैं लगाऊं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 है तो ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू 24 4 जा 96 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी, 2 इंटू 1 हो जाएगी, यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये माइनस 80 आ गया, मतलब इमेजिनरी रूट हो गए, लेकिन पॉइंट है कि रूट तो है ना। अगर ये प्लस 80 आता तो एक कंफर्म रूट निकल के आ जाता। जब भी आपके रूट्स डेसिमल में होंगे तो आपको इसी मेथड से निकालना है। जब आपके रूट्स जो है डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि इंटीजर में बनते हैं, तो हमेशा आप फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का, उसके बाद हमें आना चाहिए हम अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर हम इस पे आते हैं। इसके अलावा जो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं हम उस पर ही बात करते हैं। देखो अल्फा और बीटा का जो ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला होता है उस पे आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो आप देखोगे अल्फा, मान लो अल्फा की वैल्यू प्लस वाला लिया, बीटा की वैल्यू माइनस वाला लिया, जब दोनों को सम करोगे प्लस और माइनस, ये वाला कंपोनेंट तो उड़ जाएगा, बचेगा माइनस बी ऐड होके माइनस 2b हो जाएगा, माइनस टू बी अपॉन 2a, 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन a आ गया, ठीक है। सबसे पहला फीचर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इन एनी केस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। बी देखो, एक्स का फैक्टर देखो, एक्स स्क्वायर का फैक्टर देखो, दोनों का रेशियो लगा लो, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस बी प्लस समथिंग माइनस बी माइनस समथिंग, यही होगा। यानी कि दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट हट जाएगा बेसिकली, अपॉन बॉटम का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी कि प्लस 4ac अपॉन प्लस 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से 4 तो 4 कट गया, a से एक कट गया, c अपॉन a आ गया आंसर, c अपॉन a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इन दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। ये दो फीचर का इस्तेमाल करके बड़े ही क्रिएटिव क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आगे जाके हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस में
हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्पेशल केस की बात करते हैं कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स की वही वैल्यू है ना जिसको डालते ही ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, वही तो वैल्यू है जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है, किसी केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाती है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 1 इसका एक सोल्यूशन है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है। कंफर्म, 1 डालते ही a प्लस बी प्लस सी बनता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो इन दैट केस हम अल्फा की वैल्यू 1 मान सकते हैं। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू सिंपली c अपॉन a हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखो, अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 नहीं है, a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या कर सकते हैं, आप देखो x की वैल्यू -1 इसमें सेट हो रही है, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये तो a ही रहेगा, ये मेरा माइनस बी हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा, यानी a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो x इज इक्वल टू -1 मेरा एक फैक्टर हो सकता है, यानी कि एक फैक्टर नहीं, एक मेरा रूट हो सकता है। और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन ए थी, अल्फा की वैल्यू -1 है तो ये माइनस सी अपॉन ए हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये दो सोल्यूशन आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही है या a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो कुछ एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि इक्वेशन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज आर, मतलब इसका रूट्स निकालना है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से इसमें ये दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही है, a क्या है 2 है, b -5 है प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक रूट तो 1 पॉसिबल है। हमने पहले ही पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो एक रूट तो 1 हुआ ही हुआ, और दूसरा रूट क्या होता है c बाई ए, यानी कि 3/2। सबसे पहले तो 1 देखते ही आप दो ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर दोगे। अब 1 -3/2 हो सकता है, 1 + 3/2 होगा, बीटा की वैल्यू +3/2 है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन हो गया। पेन उठाने की जरूरत नहीं सब क्वेश्चन में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो x एक रूट मेरा 1 हो जाएगा और दूसरा रूट मेरा c बाई ए बनेगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर इक्वल हुए देन देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन वही है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यानी कि a माइनस एक्स का कॉफिशिएंट प्लस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस एक्स का कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, इन दोनों का सम करोगे तो b से b कट गया, c से c कट गया और a से a कट गया, यानी कि 0 हो रहा है। x की वैल्यू 1 तो एक एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अल्फा एक रूट तो मेरा 1 है, और दूसरा रूट क्या होता है c बाई ए, यानी कि c माइनस ए अपॉन a माइनस बी बनता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये दोनों रूट इक्वल है। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल होने का मतलब है बीटा की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, यानी कि c माइनस ए की वैल्यू a माइनस बी के बराबर होनी चाहिए, माइनस ए था कि 2a हो जाएगा, यानी कि 2a की वैल्यू c प्लस बी के बराबर होनी चाहिए। कौन सा इक्वेशन है, 2a की वैल्यू c प्लस बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस आपको फंडे पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन देखते ही आपको दिख जाना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही है। बल्कि मैं तो कहूंगा जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 करके देखो और a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 करके देखो। अगर दोनों में से एक भी हो गया ना, एक रूट आपके हाथ में है, दूसरा रूट भी आपके हाथ में है। ठीक है, फाइंडिंग रूट पे तो हमने बात कर ली। अब देखो ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम अलग से डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मेरे रियल वैल्यूज होंगे। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रियल रूट्स। ठीक है, डी लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि d लेस देन 0 हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर माइनस समथिंग का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यानी कि ये इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को समझना चाहूं,
ये तो समझ में आ गया ना कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे रोल प्ले कर रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तब तो रियल रूट हुआ, लेस देन जीरो हुआ तो इमेजिनरी रूट हो गया। ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो, ए जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो ग्राफ का कॉन्केविटी हमेशा ऊपर होती है, ठीक है, और ए लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ का कॉन्केविटी हमेशा डाउन होती है, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दें, ये मेरे रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। इसमें एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दें, ये मेरे रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। अब देखो, मैं इस केस में लेता हूं डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। देखो, ए ग्रेटर देन जीरो कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि मेरा रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में मेरा ऐसे ग्राफ बनेगा। पहली बात, यानी कि दो जगह पे कट करेगा ही करेगा, 100% कट करेगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि दो रूट एग्जिस्ट करते हैं और दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात, अगर मेरा ए लेस देन जीरो हुआ तो यही ग्राफ उल्टा बनेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा एनालिसिस को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम जब इक्वेशन पढ़ते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, x की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। हम इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो y की वैल्यू c आ जाएगी। y की वैल्यू c का मतलब c है क्या, बेसिकली y इंटरसेप्ट है, यानी कि ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। जैसे अगर मान लो ये y एक्सिस मान लें, तो ग्राफ इस तरह से कुछ कट कर रहा है मान लो, ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट है इसको हम c बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हम c से बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि c पॉजिटिव है तो y पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, अगर c निगेटिव है तो y पे निगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा। हम ग्राफ पे आ जाते हैं वापस, d ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो, मैं c ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू ले लेता हूं, यानी कि x एक्सिस अगर ऐसे है, y एक्सिस अगर ऐसे है, सबसे पहले तो कॉन्केविटी अपवर्ड है, दूसरी बात इंटरसेप्ट भी अपवर्ड है, तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि ये हमेशा c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या तो दोनों रूट निगेटिव होंगे, अल्फा बीटा बोथ लेस देन जीरो होंगे, या फिर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ तीन चीजों को देखकर यह बता सकते हैं कि दोनों के दोनों रूट या तो पॉजिटिव है या तो दोनों के दोनों रूट निगेटिव है, ठीक है। ए भी ग्रेटर देन जीरो, सी भी ग्रेटर देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्या ये केस भी बन सकता है इसमें, यानी कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव हो सकता है क्या? अगर एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट निगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं सी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अब सोचो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो है, सी की वैल्यू लेस देन जीरो है, सी इज लेस देन जीरो है, तो हम इससे क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक रूट ग्रेटर देन जीरो होगा, एक रूट 100% लेस देन जीरो होगा। अगर एक रूट पॉजिटिव आ गया दूसरा रूट 100% निगेटिव होगा। हम इससे ये निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ कि दो रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ कॉन्केविटी अपवर्ड है, और सी की वैल्यू लेस देन जीरो कर दिया। सी की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब है कि ये निगेटिव इंटरसेप्ट है, और निगेटिव इंटरसेप्ट इसी केस में सिर्फ पॉसिबल है। मैं इसको ऐसे करके निगेटिव नहीं बना सकता, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ऐसे करके नहीं बना सकता। तो एक ही केस पॉसिबल है, एक रूट मेरा पॉजिटिव निगेटिव आ जाए, एक रूट मेरा पॉजिटिव आ जाए, यानी कि ये वाला ग्राफ ही सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है। यानी कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो बीटा की वैल्यू 100% लेस देन जीरो होगा, पहली बात, ठीक है। अब हम लेते हैं इसी केस में ए लेस देन जीरो का केस लेते हैं। हम ए को लेस देन जीरो कर देते हैं। ए लेस देन जीरो का मतलब है कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो गई, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। आप सोचो कि मेरा सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है कि ऊपर कहीं कट मारेगा वाई एक्सिस को, यानी कि सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, ये वाला, मतलब पीक इस पे ना आए, पीक कहीं और चला जाए, ऐसे चला जाए। पॉइंट ये है कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ए की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा ऑपोजिट साइन है, मतलब वही वाला केस, पिछला वाला केस, यानी कि जब डी ग्रेटर देन जीरो है और ए और सी के साइंस मैच नहीं करते, ए पॉजिटिव है तो सी निगेटिव है, ए निगेटिव है तो सी पॉजिटिव है, उस केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमेशा इसके साइंस मैच नहीं होंगे, यानी कि अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा निगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा तो अल्फा निगेटिव होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया। उल्टा देखो, अगर दोनों का साइन मैच कर गया, ए लेस देन जीरो है, सी भी लेस देन जीरो है, सी भी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा,
सी लेस देन जीरो का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि सी की वैल्यू कैसे भी निगेटिव होगा। अगर इन दोनों का साइन मैचिंग है तो अल्फा और बीटा की साइन भी मैचिंग होंगे, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव होंगे, ठीक है। यानी कि एक वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो 100% दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू निगेटिव आ रही है तो दूसरी वैल्यू भी निगेटिव आएगी। यानी कि मेरा जो है इक्वेशन का जो ए और सी है ये बता देते हैं कि अल्फा और बीटा का साइन क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस एनालिसिस का यही सा फायदा है, आप इक्वेशन में ना डायरेक्टली इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप तीसरा केस लेते हैं, जब मेरा डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, है ना। डी की वैल्यू लेस देन जीरो की बात करते हैं। डी की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये होता है कि मेरा कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कट रहा है, ठीक है। डी लेस देन जीरो वाले केस में आते हैं। डी लेस देन जीरो का मतलब होता है इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस को भाई साहब कट ही नहीं करेंगे। अगर ग्राफ ऊपर है तो पूरा का पूरा ऊपर होगा, अगर नीचे है तो पूरा का पूरा नीचे होगा, ठीक है। इस केस को और एनालाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये ग्राफ जो है कभी भी कट नहीं मारेगा एक्स एक्सिस को। सेकेंड थिंग, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, सी ग्रेटर देन जीरो है मान लो, तो हम ग्राफ मतलब सबसे पहले तो ऊपर का ऊपर ए ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड है, एक्स एक्सिस को किसी भी हालत में कट नहीं करना चाहिए, इमेजिनरी रूट्स हैं। सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये पॉसिबल है। क्या सी लेस देन जीरो पॉसिबल है? यानी कि हमारा ग्राफ ऊपर भी रहे और निगेटिव मेरा कट मारे, अगर इस निगेटिव इंटरसेप्ट वाई पे हुआ तो 100% दो रूट पॉसिबल है, लेकिन इसलिए ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ए ग्रेटर देन जीरो होगा, सी लेस देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं पॉसिबल है। डी लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है और सी लेस देन जीरो, ये कभी पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो होगा, कॉन्केविटी अपवर्ड होगा। अब देखो ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ये देखो डी लेस देन जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, ठीक है। सॉरी, माइनस 4ac, इट शुड बी लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac। अब देखो बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन जीरो है, सी की वैल्यू भी अगर मान लो निगेटिव आता है तो इस टोटल की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव वैल्यू से लेस कोई भी वैल्यू होगी वो भी निगेटिव होगी, लेकिन बी स्क्वायर चूंकि एक स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सी की वैल्यू किसी भी हाल में लेस देन जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इमेजिन करो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, सी लेस देन जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर दूसरे लैंग्वेज में समझें कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू में अगर ऑपोजिट साइन है, अच्छा रुको नेक्स्ट वाले पहले केस देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये या तो ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है, सी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, या तो ए की वैल्यू भी निगेटिव है, सी की वैल्यू भी निगेटिव है, यही केस पॉसिबल है डी लेस देन जीरो के केस में। अब देखो, हाँ ये ए लेस देन जीरो वाला केस हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम साइन में है तभी डी लेस देन जीरो पॉसिबल है। अगर ये सेम साइन में नहीं है, यानी कि एक पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सी की वैल्यू निगेटिव आती है, या ए की वैल्यू निगेटिव आती है, सी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इन दैट केस डी की वैल्यू कभी लेस देन जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यानी कि हमेशा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जो है मेरा पॉजिटिव होगा, हमेशा रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं, मान लो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 38, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये हर हाल में इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ए और सी की वैल्यू में साइन में डिफरेंस है, ठीक है। इसी की तरह उल्टा ले लो, मान लो माइनस 3x स्क्वायर ले लेता हूं, प्लस 8x ले लेता हूं, प्लस 298 ले लेता हूं, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, 100% डिस्क्रिमिनेंट इसका मेरा पॉजिटिव आएगा और 100% इसके रियल रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ इक्वेशन को ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ए और सी में अगर साइन में डिफरेंस है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हो ना, तो देखो बी तो पॉजिटिव है ही, ए और सी के साइन अगर ऑपोजिट है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर 100% एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि ए और सी के साइंस में ऑपोजिट साइन में हो और डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन जीरो होगा। अगर ऑपोजिट साइन है तो 100% मेरा रियल रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। डी लेस देन जीरो का केस ही नहीं बनेगा, ठीक है।
तो इतनी एनालिसिस, ग्राफ की इतनी एनालिसिस से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम इस पे आएंगे इक्वल रूट्स पे, या फिर हम पहले पढ़ ही लेते हैं इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है। देखो अल्फा बीटा, कई सारे क्वेश्चंस में ना ये लैंग्वेज सीधी यूज होती है कि द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पढ़ा था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इक्वल रूट का मतलब ये होता है, देखो इनइक्वल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्लस और माइनस ये वाला फैक्टर जो है ना, ये बेसिकली -b में कुछ ऐड कर रहा है, -b में कुछ माइनस कर रहा है, और इसलिए जो है दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। अगर इस फैक्टर को ही जीरो कर दें, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इन दैट केस ये इक्वल रूट हो जाएंगे, यानी कि अल्फा और बीटा और -b अपॉन 2a वैल्यू आएगी, है ना। तो इक्वल रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है रूट्स आर इक्वल, यानी कि ग्राफिकली देखें तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला, ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये वाला, कर्व टच करके निकलेगा। तो इक्वल रूट का ये मतलब होता है। दूसरा टर्म एक जो यूज होता है इक्वेशन में, पहले इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन k की वैल्यू निकालो। इक्वल रूट्स का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाना, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू 9 शुड बी इक्वल, k भी है ना, k स्क्वायर, k की वैल्यू तो निकालनी है, k को कैसे मिस कर देंगे। ठीक है, 4 हटा दो, यहाँ पे 64 को कट करोगे तो 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 4 से कट करोगे तो 8 आएगा, यानी कि 8k स्क्वायर माइनस 9, 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 4k स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस माइनस 3/2। ठीक है, तो प्लस माइनस 3/2 ये आंसर हो गया। इक्वल रूट से आपका जो सबसे पहला सेंस निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ करने के लिए बचता नहीं, आपको इसके रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म पे और आते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रूट्स, है ना। ऑपोजिट रूट से मतलब यह है कि साइन में डिफरेंस है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम देते हैं ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले से, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और साइन इनका ऑपोजिट है, तो कहने का मतलब है बी की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि ये वाला जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस के साथ अल्फा हो जाएगा, माइनस के साथ बीटा हो जाएगा, यानी कि वैल्यू इन दोनों की सेम रहेगी लेकिन साइन इसका ऑपोजिट होगा। यानी कि जब भी ये लिखा हो इक्वल एंड ऑपोजिट रूट्स, कहने का मतलब है कि बी की वैल्यू 0 है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, देखो कैसे। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रूट्स, फाइंड m। अब देखो इतने बड़ी इक्वेशन को देख के तो ऐसे लग रहा है ना कि इक्वेशन को बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन सिंपली तुमको m प्लस 1 की वैल्यू 0 करनी है, m की वैल्यू -1, आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि इस पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस आपको फंडे पता होना चाहिए। अब देखो रूट्स विद अपोजिट साइन, रूट्स विद अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है? रूट्स विद अपोजिट साइन का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये वाला अगर ऊपर कर्व है तो ऐसे बनेगा, और अगर नीचे कर्व है तो ऐसे बनेगा, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव है तो सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, अगर ए पॉजिटिव, ए लेस देन 0 है तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इसी केस में ये रूट्स विद अपोजिट साइन हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज पे हमने पहले ही बात कर ली है। हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया, आपको हो सकता है पूछ दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लो, या फिर ऐसे ऐसे इक्वेशन फैब्रिकेट करो जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था -b अपॉन है, यानी कि 6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन है, यानी कि 8 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया
-2 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 8 होगी, 8 दूनी 16, यानी कि 20 होगा आंसर, 20 होगा आंसर। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा की सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसको निकाल सकते हो। इसमें बस एक ही चीज है ना कि आपको एक्सपेंशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का क्यूब का एक्सपेंशन क्या होगा, है ना। अगर ये फॉर्मूले पता है तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। मान लो कि अगर मुझसे इसी इक्वेशन में पूछता कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बता दो, है ना, तो मैं कैसे करता, मैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कर देता। ठीक है, क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, यही आएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक तरफ कर लिया, प्लस 3 अल्फा बीटा को कॉमन कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब देखो, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब यानी कि 216 हो जाएगा। 216 इज इक्वल टू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 8 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 थी, यानी कि और प्लस ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहां से 216 माइनस 8 तक 24, 24 6 कितना हो जाएगा, 2 6 12 120 और 24 6 6 24 120 144 हो गया। ठीक है, तो 144 प्लस दिस, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 216 माइनस 144, जितना भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का एक्सपेंशन, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 4 का एक्सपेंशन, है ना, इनके एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। इनके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप अल्फा बीटा से कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हिट करते हैं, देखो, अगर मैं इक्वेशन लूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी के रूट है अल्फा बीटा, मैं ए कॉमन करके बाहर निकाल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ए की वैल्यू तो हटा ही दो क्योंकि 0 है, कांस्टेंट है, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब देखो, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और सी अपॉन ए की वैल्यू अल्फा बीटा होती है इज इक्वल टू 0। बेसिकली इस इक्वेशन को मैं अल्फा बीटा के टर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 एक्स। इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, यही इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5 आ जाएगी। तो मैं 5 प्लस 4 यानी कि 9x हो गया, प्लस बेसिकली कांस्टेंट निकालने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर नहीं अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 बीटा प्लस 4 ये लिख सकता हूं, यानी कि x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी 6 हो गई, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि 10, 2 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 2 10 5 2 10 10 4 14 14 6 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, बी मेरा आंसर हो गया, ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से रूट सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। एक आखिरी क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी पूछता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, यानी कि अगर मैं एक डिजिट को a मान लूं, एक डिजिट को b मान लूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, a इंटू बी की वैल्यू 12 है। ठीक है, नंबर क्या बनेगा, 10a प्लस b बनेगा। ठीक है, मैं a को 10 डिजिट मान लूं, b को यूनिट डिजिट मान लूं। इसमें बोल रहा है कि when 36 इज एडेड, यानी कि इसमें जब 36 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि अब जो नंबर बनेगा 10b प्लस a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इससे मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन हो गए। 10a में से a माइनस करोगे तो 9a और b में से -10b करोगे तो -9b प्लस 36 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो 9 कॉमन कर लें, a माइनस बी प्लस 36 की वैल्यू 0 हो गई। 9 को कॉमन करके निकाल दें, a माइनस बी प्लस 9 चौके 36, 4 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 12 अपॉन बी कर सकते हैं या b की वैल्यू 12 अपॉन ए कर सकते हैं, यानी कि b की वैल्यू 12 अपॉन ए कर दें प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं ऊपर का सब डिलीट कर रहा हूं। अब देखो a को इधर मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम ये देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16। सबसे पहले तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 ही नहीं हो सकता अगर इन दोनों का साइन मेरा उल्टा है, यानी कि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का साइन अगर अपोजिट है तो ये कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि हमेशा इसकी एक वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, अब देखो मैं इसकी वैल्यू पे सीधा आता हूं, 4a है 12, यानी कि मैं a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। ठीक है, a कॉमन कर लिया, a प्लस 6 हो गया, माइनस 2 कॉमन कर लिया, a प्लस 6 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, यानी कि a की वैल्यू इधर 2 आएगी, इधर -6 आएगी। ठीक है, -6 को हम इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि डिजिट पे जो है माइनस नंबर नहीं आ सकता, डिजिट पे पॉजिटिव नंबर आएगा, तो a की वैल्यू तो मेरी 2 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू बी की वैल्यू 12 थी, तो b की वैल्यू +6 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू +6 आ जाएगी, यानी कि जो नंबर होगा मेरा 26 आएगा, 26 इज द नंबर। ठीक है, इतनी एनालिसिस के बाद आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी नहीं बचता, इवन आईआईटी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं बचता। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल्स बचते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते हो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो कम्युनिटी में, और मुझे फॉलो कर लो ऐसी डिटेल्ड वीडियोज देखने के लिए। और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताते रहो जो टॉपिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, थैंक यू।